हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सो कैन मी एडवर्ड। आज मैं ये एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। ये पोस्ट रिलीज हुई है, कुछ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पोस्ट रिलीज करी है। ओके। और इनकी जो रिफाइनरी सेक्शन है और जो पाइपलाइन डिवीजन है, इन दोनों डिविजन्स के अंदर पोस्ट रिलीज हुई है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये इन्होंने निकाली थी 20 जुलाई को। और जो पोस्ट रिलीज हुई है उनके लिए जो फिल करना है उसको ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन पोर्टल है जो ओपन हो रखा है कल से 22 जुलाई से। ओके। ये याद रखो, 22 जुलाई से ये पोर्टल ओपन हो रखा है। तो जो भी मैं पोस्ट डिस्कस करने वाली हूँ इनके लिए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि आज 23 जुलाई है। ओके। तो अब डिस्कस करते हैं। जैसे रिफाइनरी सेक्शन है और पाइपलाइन डिवीजन है, रिफाइनरी डिवीजन एंड पाइपलाइन डिवीजन दोनों के लिए काफी पोस्टर रिलीज करी है इन्होंने। ओके। डिफरेंट जो उनका ग्रेड है और उसी हिसाब से डिफरेंट इन्होंने कोड दिया हुआ है हर एक पोस्ट को, और उसके अकॉर्डिंग सैलरी स्केल यहाँ पे बता रखा है। इसी तरह पाइपलाइन डिवीजन में अलग अलग पोस्ट कोड के लिए जो सैलरी स्केल है वो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। ओके। तो ये नोट कर सकते हो आप। उसके बाद इसमें क्या है, जो रिफाइनरी डिवीजन है उसके अंदर मेन जो पोस्ट रिलीज हुई है वो है, जो इन्होंने निकाली है पोस्ट, वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, पी एंड यू डिपार्टमेंट में है, पी एंड यू, ओ एंड एम। ओके। इसी तरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है इनका उसके अंडर भी है। मैकेनिकल सेक्शन है जो उसके अंडर भी है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शंस है इनके, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, सब में ये पोस्टर रिलीज हुई है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें भी ये वाली पोस्टर रिलीज हो रखी है। ओके। इनके बिना एक है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी सेक्शन है जो उसके अंडर भी रिलीज हुई है। और इन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के साथ एक और पोस्ट रिलीज हुई है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। ओके। तो रिफाइनरी सेक्शन है जो उसके अंदर दो तरह की पोस्ट आई है, एक है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सेकंड इज जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में आई है, जैसे फायर सेफ्टी में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में है। तो सारे सेक्शंस में अलग अलग जगह पे पोस्ट आई है। और इसके साथ ही जहां जहां भी जिस जिस सिटी में, स्टेट में जो भी इनकी पोस्ट है वो भी इन्होंने रिफाइनरी अपनी मेंशन कर रखी है। और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है वो भी बता रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये है रिफाइनरी डिवीजन के अंदर पोस्ट। और कुछ बैकलॉग की पोस्ट है, ये सारी की सारी हैं। तो अभी ये फिल कर देंगे, इसके बाद पता नहीं कब निकलेंगे, तो आप फिल कर लो ये। इसके बाद रिफाइनरी सेक्शन का तो हो गया। अब हम बात करते हैं जो पाइपलाइन डिवीजन है। पाइपलाइन डिवीजन में जो पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। अलग अलग रीजन स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग कैटेगरीज की वो बता रखी हैं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से पोस्ट देख सकते हो। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की है, ये भी अलग अलग सेक्शंस में निकली है, इलेक्ट्रिकल सेक्शन में, मैकेनिकल सेक्शन के अंदर है। इसी तरह ये है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी है। और एक पोस्ट और है जो निकली है, जो पोस्ट का नाम है टेक्निकल अटेंडेंट। ओके। ये पोस्ट भी रिलीज हुई है अलग अलग रीजंस के अंदर, आप देख सकते हो। तो ये वाली पोस्ट है जो निकली है पाइपलाइन डिवीजन के अंदर। तो जूनियर जो रिफाइनरी है उसके उस डिवीजन के अंदर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, और जो पाइपलाइन डिवीजन है उसके अंदर निकली है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट। और एक पोस्ट जो एक्स्ट्रा और है वो है क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, जो रिफाइनरी सेक्शन के अंदर है। और जो अलग एक और पोस्ट है पाइपलाइन डिवीजन में वो है टेक्निकल अटेंडेंट। ओके। ये पोस्ट है। तो ये पोस्ट आप देख लो। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये देखो इन्होंने अलग अलग कोड्स बता रखे हैं, सब पोस्ट के अलग अलग कोड्स हैं। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो रिफाइनरी सेक्शन है बच्चे, उसके अंदर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओके, उसमें जो जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, जूनियर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, रिफाइनरी में या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। इसके बिना बच्चे जिनकी भी बीएससी, ओके, जिनकी भी ग्रेजुएशन है
साइंस के साथ, जिसमें या तो हो सकती है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जिनके पास भी ग्रेजुएशन है विद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वो बच्चे भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है उसके लिए एलिजिबल है। जहाँ फिर इसके लिए बिना जिन बच्चों के पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इन सेक्शंस के अंदर, ये वाली जो क्वालिफिकेशन है, इस सब्जेक्ट्स के अंदर जिनके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट है जो पी एंड यू डिपार्टमेंट में, उसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और इसके बिना, देखो ये वाली इसके बिना आपके पास जो बच्चे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है साइंस के साथ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वही सेम, वो बच्चे इसके लिए भी एलिजिबल थे, और जूनियर जो पी एंड यू सेक्शन है उसके लिए भी एलिजिबल है फॉर द सेम पोस्ट। ओके, बट इनके साथ क्या है, इस सेक्शन में आपके पास क्या होना चाहिए, बॉयलर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हैज प्रिस्क्राइब, आपके पास ये बीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद सेकंड क्लास, बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन बच्चों ने भी इस पोस्ट को अप्लाई करना है उनके पास ये वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये एक कंडीशन लगा रखी है। इसके बिना क्या है, आपने अगर जाना है पी एंड यू एंड ओ एंड एम सेक्शन के अंदर सेम पोस्ट के लिए, तो उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, बस यही है इसमें। अभी एक बात और है कि ये मत सोच लो कि आप सब में ही आ रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे सपोज करो या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं जो जिनके पास मैथ्स ये है, अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओके, इन ये वाले बच्चे जो हैं ये पोस्ट के लिए भी फिल करेंगे, और ये ऐसे नहीं होता है। इन्होंने जो अपने आगे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसमें बता रखा है कि आप एक ही पोस्ट फिल कर सकते हो एक टाइम पे, आप एक ही पोस्ट फिल कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो या अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये कर सकते हो। आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि मतलब ये नहीं है कि आप जैसे दो से ज्यादा या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप काफी पोस्ट फिल करोगे, ऐसा नहीं है। आप एक ही पोस्ट फिल कर सकते हो एक टाइम पे, बस एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है हर बच्चा फिल करने के लिए। इसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिकल सेक्शन के अंदर सेम पोस्ट ज्वाइन करनी है उसके लिए आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, अगर आपने मैकेनिकल सेक्शन में अप्लाई करना है तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई करना है तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप बेसिकली डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं ऐसे अलग अलग तरह की पोस्ट के लिए, अलग अलग तरह के जो आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके बिना जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन ही है फिजिक्स केमिस्ट्री में या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, या जिन्होंने मैथ्स था जिनके पास ग्रेजुएशन में, वो जूनियर क्वालिटी एनालिस्ट जो पोस्ट है रिफाइनरी में उसके लिए भी एलिजिबल है। इसके बिना एक पोस्ट और है जो फायर एंड सेफ्टी सेक्शन के अंडर निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, उसमें क्या है, आपको आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपके जो भी हाइट है, जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स है ये भी बता रखे हैं इसमें, और मैट्रिक होनी चाहिए प्लस सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए आपके पास फ्रॉम एनएफएससी नागपुर। ओके, और इक्विवेलेंट। तो ये आपके अगर आपके पास है तो फिर आप फायर एंड सेफ्टी सेक्शन के अंदर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। अगर हम बात करते हैं पाइपलाइन डिवीजन में जिसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, उसमें अगर इलेक्ट्रिकल सेक्शन के अंदर देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वही 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। ओके, इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब देखो सब पोस्ट के लिए ऐसे ही मत फिल कर देना, वर्क एक्सपीरियंस भी देखना है, जैसे इस पोस्ट के लिए बोला वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो ऐसे ही करके ना इन्होंने आगे वर्क एक्सपीरियंस भी बता रखा है कि किस पोस्ट के लिए चाहिए और किस पोस्ट के लिए नहीं चाहिए। तो इसमें जैसे यही बता दिया इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं है पाइपलाइन डिवीजन के अंदर, इस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल सेक्शन में इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। अब इंजीनियर अगर मैकेनिकल सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास वही डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इसके लिए भी वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है।
उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट है जो टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में, उसके के लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी आपका जो डिप्लोमा है इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। लास्ट पोस्ट क्या है? टेक्निकल अटेंडेंट की। इसके लिए आपके पास जो जिन बच्चों के पास मैट्रिक है और जहाँ क्या करा हुआ है, इसके साथ क्या की हुई है उन्होंने, आईटीआई। और आईटीआई वो सारे के सारे एलिजिबल है। और आईटीआई जो है वो ये होनी चाहिए आपकी ड्यूरेशन आईटीआई की। और ये डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें जिनकी भी आईटीआई है और मैट्रिक है वो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, टेक्निकल अटेंडेंट के लिए। और इसके लिए भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब ये सारा वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने यही बता दिया है पाइपलाइन डिवीजन के लिए। इसके बिना जो रिफाइनरी सेक्शन है उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस बच्चे अलग से बता दिया हुआ है नीचे, वो आप देख सकते हो। ओके, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है सारी की सारी। अब देखो, जो पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस बता रखा है रिफाइनरी डिवीजन के लिए इस सेक्शन के अंदर, बी सेक्शन के, तो यहाँ पर अपना देख लो सबके लिए। अब यही एक पोस्ट है जो रिफाइनरी सेक्शन के अंडर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पी एंड यू में, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ओके, इसके बिना रिफाइनरी डिवीजन की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सबके लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो आप जिसमें भी फिट बैठते हो आप अपने उसके अकॉर्डिंग ये वाली पोस्ट फिल कर सकते हो। ओके, देखो सबके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। सबके लिए ही 1 साल का है रिफाइनरी के लिए। और अगर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट क्या है तो उसमें भी आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, जिसमें ये इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो सबके लिए आप एक्सपीरियंस देखोगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है और ये क्वालिफिकेशन है तभी पोस्ट फिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है बच्चे। ऐसे तो ये हाँ पेपर तो दे लोगे बट फिर आगे नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें नहीं जा पाओगे। ओके, अब इसके बाद जो इसमें देखने वाली है मेन चीज, लास्ट डेट है एक। अब इसमें रिजर्वेशन भी दे रखी है देखो। जो बच्चे SC ST के हैं और SC ST और जो पर्सन्स विद डिसएबिलिटी हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है इस पोस्ट के लिए, ये भी नोट कर लो। उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और आपको फिल करने के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। और जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो इनकी लास्ट डेट है मैं बता देती हूँ, लास्ट डेट जो है इसकी, उस लास्ट डेट के तक आपका जो होना चाहिए, न्यू होना चाहिए आपका ना, एक्सपायर नहीं होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट न्यू बनवाओ और वही अपना अपलोड करना है इसके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो इसके बिना आप जो देखने वाली चीज है इसमें, बाकी सारा पढ़ लो, मेन मेन सा मैं बता देती हूँ इसमें क्योंकि काफी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो देखो SC ST, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं ये वाले, उनके वो एग्जेम्प्टेड है फी के लिए, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। SC ST, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ओके, अब उसके बाद देखो बच्चे, ये जो है आप फिल कर दोगे। अब इसके बाद ये लेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप देने जाओगे उसके लिए आप को जो SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ये वाली जो कैटेगरीज हैं उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। ओके, उनको ट्रैवल करने का खर्चा भी मिलेगा, सेकंड क्लास रेल फेयर भी मिलेगा। तो पहले आपका क्या होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर जाएंगे उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप रहेगा क्या होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बच्चे अब डॉक्यूमेंट्स भी इनके वेरीफाई कर लिए हैं उसके बाद आपका होगा स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट, और ये है लास्ट स्टेप।
ओके, ये लास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड थर्ड स्टेप रहेगा आपका स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट। ओके, तो ये है। और SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं ये वाले, जो इनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, ये भी याद रखना है। और मिनिमम एज है जो आपको ये फिल करने के लिए वो 18 ईयर है, और मैक्सिमम है 26। तो 18 से लेके 26 है, और जो एज आपने देखनी है मैक्सिमम, वो आपने, जो इसकी लास्ट डेट है पोस्ट की 31 जुलाई है, जो तब तक बतानी है। ओके, इसके बाद जो इसमें बता रखा है रिलैक्सेशन, तो एज में रिलैक्सेशन भी दे रखी है, रिलैक्सेशन ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये आप रिलैक्सेशन वाला भी देख लो, जिनकी एज ज्यादा है तो उनको रिलैक्सेशन भी दे रखी है। इसके बिना रिफाइनरी सेक्शन के अंदर रिलैक्सेशन देने के बाद और 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट करने के बाद इन्होंने वो फाइनल जो एज है वो भी बता रखी है यहाँ पर, आपको देखो। तो टोटल इंडिकेटिंग अपर एज लिमिट भी बता रखी है 31 जुलाई तक, जनरल सेक्शन की और रिजर्व कैटेगरीज की सारी डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए। डिफरेंट पोस्ट है, उनके साथ उनके कोड भी लगा रखे हैं। तो आपने ये वाला जो H सेक्शन है ध्यान से देखना है, अपनी एज इसके अकॉर्डिंग देखनी है, तो फिर फिल करना है ये वाला फॉर्म। ओके, ये सारी आपको एज बता रखी है। अब देखो, जो सिलेक्शन है आपकी, ये तो बता दिया मैंने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट पे आपका ये वाला स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट होगा। इस जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा बच्चे, वो कितना होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और 2 घंटे का पेपर होगा। सेक्शंस में ले सकते हैं, डिफरेंट सेशंस में ले सकते हैं, एक ही दिन में ले सकते हैं, डिफरेंट डेट, वो उनके हिसाब से है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और मेन बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग होगी। और पेपर का जो स्टाइल रहेगा वो रहेगा, उसमें जो आपके सब्जेक्ट है उसमें से 75 मार्क के 75 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन से 15 मार्क्स क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स के। तो इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, विद नो नेगेटिव मार्किंग। सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर रॉन्ग। ये हो गया। इसके बाद आप देखो इसमें, तो आप इसका रिजल्ट तो बाद में चेक कर सकते हो, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। आप देखो सिलेक्शन के लिए क्या है, ये वाला थर्ड पॉइंट देखो। आपको अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में से क्वालिफाई करना है, तो मिनिमम उसमें से 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। और इसके बिना जो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी ये वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको 5% का यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो वहां पर आप इनको रिलैक्सेशन दिया हुआ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% का। तो बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स है जो आने चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में से। तो ये है सिलेक्शन के लिए। इसके बाद आपका पेपर होएगा कहाँ, उसके लिए जो आपने सिटीज प्रेफर करनी है। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, तो उसमें आप अपनी प्रायोरिटी के वाइज अपनी सिटीज फिल कर दोगे, कौन सी सिटी में आप एग्जामिनेशन सिटी है जो भी आपकी, तो वो देख लेना। अब जो एनेक्सर 3 में सिटीज भी बता रखी हैं, वो क्या है, इस एडवर्टाइजमेंट के एट दी एंड, इस बिल्कुल एंड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको सिटीज दे रखी हैं, आप उनमें से देख लो। आप जिस जो भी इस उस सिटी में होगा पेपर, तो उसमें आप प्रायोरिटी के वाइज अपना फिल कर सकते हो ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल पे, जो भी सिटी है आपकी एग्जामिनेशन। ओके, इसके बाद क्या देखना है आपने, तो आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखोगे। ओके, सिटी का। तो बस ये बच्चे यही है मेन मेन। और आप एक अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर देख लेना, जो ध्यान रखने वाली बात है। कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो आपका लास्ट डेट है जो इनकी, उसके अकॉर्डिंग न्यू होना चाहिए आपका ना, फ्रेश होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। और एक बात और याद रखनी है इसमें से, एज एज देखनी है
क्योंकि अलग बॉक्सेस में रिफाइनरी सेक्शन के अंदर रिफाइनरी डिवीजन में इन्होंने एज बता रखी है जो विद एक्सपीरियंस काउंट करके, तो अगर उस अकॉर्डिंग आपकी एज फिट होती है तो तभी ये फॉर्म फिल करना। और मेन एक और चीज याद रखनी है, एक्सपीरियंस। ओके, वर्क एक्सपीरियंस जो एक जिसके लिए वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का मांगा हुआ है, तो जिसका है वही वो पोस्ट फिल करे, अदरवाइज मत करे। ओके। और एक और बात याद रखनी है बच्चे, इसमें से ये हो गया, इसके बाद ये नहीं है कि अगर एक बच्चा है उसकी क्वालिफिकेशन एक से ज्यादा, अगर दो में तीन में किसी में भी आ रही है पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने रिफाइनरी सेक्शन में पोस्ट फिल करनी है या पाइपलाइन डिवीजन में पोस्ट फिल करनी है। आपको पहले इन दोनों डिविजन्स में से एक डिवीजन के अंदर ही पोस्ट फिल कर सकते हो। सेकंड, अगर आपने जिस सपोज करो रिफाइनरी सेक्शन में डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर जो पोस्ट है वो फिल करनी है, तो रिफाइनरी के अंदर भी आपकी क्वालिफिकेशन एक से ज्यादा के साथ मैच करेगी, तो आप उसमें भी एक ही पोस्ट फिल कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो एडवर्टाइजमेंट से एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट ही फिल कर सकता है। क्लियर? अगर एक से ज्यादा पोस्ट फिल करेगा तो उसके दोनों ही फॉर्म वो कैंसिल कर देंगे, वो नहीं लेंगे, वो इन्होंने बता रखा है। तो आप एक ही पोस्ट फिल करोगे दोनों में से, एक ही रिफाइनरी के अंदर। और अगर एक रिफाइनरी के अंदर कर रहे हो तो उसमें में से भी सिर्फ एक ही पोस्ट फिल करोगे। इसके बिना एक से ज्यादा एक कैंडिडेट पोस्ट फिल नहीं कर सकता। और अगर आप एक ही पोस्ट 2 बार फिल कर देते हो सेम ही नाम से विद माइनर चेंजेस, तो जो आपने लास्ट टाइम सबमिट करी है, सेकंड टाइम जो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है, वही आपकी सबमिट हुई एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। ओके, तो पहले वाली एप्लीकेशन आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये बात देखनी है, आपने ध्यान रखना है इन बातों का, छोटी छोटी बातों का इसमें जो है स्किप मत कर जाना ये वाले पॉइंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एज, वर्क एक्सपीरियंस और ये पोस्ट फिल करना। ठीक। तो जो बच्चे ऑलरेडी ही किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब आपका थर्ड स्टेज होगा जिसमें आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, ये टेस्ट देखे जाएंगे, आपके लास्ट में स्किल टेस्ट होगा, उसके अंदर आप शो करोगे अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तभी हो। और आपकी जो एक है डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मैट्रिक का और या +2 का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ही डिसाइड की जाएगी। ये वाली छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है इसमें। मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, नहीं तो वैसे आप जब फिल करोगे तो एक बार अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना सारे के सारे। ओके। तो ये आपका फिटनेस, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस जो भी इनके रूल वगैरह हैं वो भी बता रखे हैं। इसके बाद एक ये देखने वाली है अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। तो जो वुमेन है, जो लेडीज हैं, वो क्या है, डेंजरस एरिया में वर्क नहीं करेंगे, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रही है। ये क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल सेक्शन, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन है जो, उसके अंदर ही आप काम कर सकते हो। वुमेन शैल बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड पोस्ट। ओके, तो आपको इसी के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। Women candidates are not considered for vacancies in production, P&E operation, boiler and electrical department and fire and safety section. ओके, तो आपको इनके अंडर सेक्शन नहीं इनके अंडर कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको जो ज्वाइनिंग करवाई जाएगी आपकी आपकी इन्हीं पोस्टों पे ही करवा देंगे। ओके, तो जो डेंजरस एरियाज हैं उनमें आपको नहीं काम करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको वुमेन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दी गई है। बस यही है बच्चे, मेन मेन तो जो मैंने आपको बता दी है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है आपको शो करवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ थर्ड, आपका जो होगा स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट, जो थर्ड गेट है। और जो एप्लीकेशन फीस है इसके लिए वो रहेगी 300। तो जो भी जर्नल कैटेगरी है, ओबीसी क्रीमिलियर है या इलेक्ट्रिकल जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ओके, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, सबको ही ये इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। और मैंने आपको पीछे बता दिया है SC ST जो फिजिकली डिसेबिलिटी जो है पर्सन्स, उन सब के लिए, और जो है एक्स सर्विसमैन उनके लिए कोई भी फीस नहीं है इसमें। बाकी सबके लोग सबको पेमेंट करनी पड़ेगी जो एप्लीकेशन फीस है।
300। और जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तभी उसी के दौरान ही आप वहां पर पेमेंट कर सकते हो। ये बातें आपने छोटी छोटी याद रखनी है इसमें, और तो कुछ खास है नहीं। और अगर फॉर्म फिल करना है तो ये बता रखा है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये स्टेप्स फॉलो करो। ओके, इनकी साइट के ऊपर जाके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पोर्टल है जो, वहां पर पहुंच जाओगे। और अब देखो, 20 जुलाई को इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज करी है। जो पोर्टल ओपन हुआ है जब ऑनलाइन फिल करने के लिए, सबमिशन पोर्टल, वो कल ओपन हो चुका है। कल 10 बजे से साइट ओपन है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कल से स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट जो डेट रहेगी इसकी, वो रहेगी 21 अगस्त। 21 अगस्त है जो, वो इसकी लास्ट डेट रहेगी, इसको नोट कर लो। और बाकी जगह पर जहां इन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट, जहां अलग डेट पीछे 31 जुलाई दे रखी है, तो जो जो सर्टिफिकेट इन्होंने इनको चाहिए, जहां इन्होंने एज पूछी हुई है, लास्ट एज डेट जो आपकी होनी चाहिए, वो सारी 31 जुलाई तक मेंशन कर रखी है। तो 30, क्या होता है कुछ एडवर्टाइजमेंट में जो लास्ट डेट होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एज डिसाइड करते हैं, उस देखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर रीन्यू है तो न्यू है तो उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि तब तक का एज डेट होनी चाहिए उस। बट अगर इसमें क्या है, लास्ट डेट तो 21 अगस्त है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। बट जो जो सर्टिफिकेट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, एज अगर मेंशन कर रखी है, तो वो सब 31 जुलाई तक कर रखा है। तो 31 जुलाई को लास्ट डेट कंसिडर नहीं करना, लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है इसकी। ओके, ये है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ के फिर फिल करना बच्चा, ऐसे मत फिल कर। ओके, तो ऑनलाइन पेमेंट आप जब फिल करोगे, ड्यूरिंग दैट मेक ऑनलाइन पेमेंट शो हो जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। और लास्ट ये 13 देखो, इसमें ये सारे सर्टिफिकेट्स अपने पास पहले ही रख लो फिल करते टाइम। ये वाले सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो अब क्या है, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउड टू सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो एक बच्चा सिर्फ एक पोस्ट ही फिल कर सकता है, ये बात ध्यान रखो। इसके बिना इन्होंने लास्ट बता रखा है, फिर से देखो ऑनलाइन पोर्टल कब ओपन हुआ है, 22 जुलाई को। और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है 21 अगस्त। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड, जो टेंटेटिव डेट बता रखी है 10 सितंबर को। और सितंबर मंथ में ही आपका पेपर हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसका जो रिजल्ट वगैरह डिसाइड वो 3rd वीक है जो अक्टूबर, उसमें दे देंगे ये। तो ये नोट कर लो आप, 21 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। ठीक, इसके बिना ये आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपने अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट जो अपलोड करने हैं, उनको स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है, वो सारा इस सेक्शन के अंदर एनेक्सर 1 में बता रखा है। एनेक्सर 2 के अंदर स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया बता रखा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बता रखा है, आप देख सकते हो इसमें। एनेक्सर 3 के अंदर टेंटेटिव सिटीज है जहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो बता रखी है। इन सिटीज में से आप देख लो, और इनको प्रायोरिटी के हिसाब से आप ऑनलाइन पोर्टल पे फिल करना, अपने जो भी अपना एग्जामिनेशन सीट है इनमें से डिसाइड कर लो। ओके, ये बता रखा है। तो ये 3 अक्षर एट द एंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट बता रखे हैं। तो ये अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है रिलीज हुई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन में, और लास्ट डेट है 21 अगस्त। ये याद रखो बच्चे और फिल कर लो। और इसके बिना मैंने बार्क की एक एडवर्टाइजमेंट बताई थी, उसमें से उसकी जो भी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई हुई है बार्क की, वो भी बता रखी है। वो 27 डेज या 21 डे शायद, उस इतने दिन के लिए पोर्टल ओपन है। तो वो भी देख लो आप, जो भी बच्चे एलिजिबल हो उसके लिए वो भी अपना फिल कर लो, और ये वाली पोस्ट भी फिल कर लेना। ओके, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई भी इशू डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहां रिस्पॉन्स दे दूंगी आपको। और बस ठीक है, अपना फिल जरूर कर लेना। ओके, ये डेट निकल ना जाए लास्ट। और आपको पता है कि ये जो इनकी साइट्स होती हैं, जैसे ही लास्ट डेट आती है तो लोड बहुत हैवी लोड हो जाता है साइट्स के ऊपर, तो जिसमें फिल नहीं होता है, तो इसलिए आप
पहले ही फिल कर लो, और अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, एज वगैरह को, जो फैक्टर्स मैंने बताए उनको ध्यान से देख लेना, फिर ही फिल करना। और फिल करने से पहले एक बार जरूर एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से रीड कर लेना। वैसे मैंने मेन मेन सा तो बता रखा है, बट अलग अलग कैटेगरीज वाइज अपना सब देख लेना बच्चे, उस हिसाब से फिल करना। फिर थैंक यू वेरी मच।